चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस की सीरीज़ में हमने आपको अब तक 2 लेक्चर अभी पीछे डिलीवर किए हैं, जिसमें हमने टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस में वर्ल्ड वार 2, उससे जन्मी परिस्थितियाँ, कांग्रेस का स्टैंड, इंडिविजुअल सत्याग्रह कराया। हम उसके आगे बढ़ें, सरकार का बहुत ही एडमेंट रूप दिखा, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलती परिस्थितियां, जिसमें जापान और जर्मनी तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है और ब्रिटेन, यूएसएसआर और अमेरिका पीछे की ओर खदेड़े जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय नीति को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय दबाव है बरतानिया सरकार के ऊपर और विंस्टन चर्चिल के द्वारा भारत भेजा गया क्रिप्स मिशन हमने आपको पढ़ाया। क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने पर भारत भर में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और क्विट इंडिया मूवमेंट से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट हमने आपको पढ़ाया कि बहुत ही आउटराइट रिप्रेशन का एक दौर, हवा से गोलीबारी की गई, बम गिराए गए, प्यूनिटिव फाइन्स लगाए गए, अरेस्ट, डिटेंशंस, एवरीथिंग जो हो सकता है सरकार से वो बन पड़ा। लेकिन इसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी जो देखने लायक थी। पहली चीज़ ये थी कि अब से पहले के गांधी जी के जो कैंपेन हुआ करते थे, जैसे कि 1920 से 22 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और 1930 से 1932 फिर 34 तक, दैट इज़ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन मूवमेंट्स के दौरान जब भी वायलेंस कमिट हुआ था तो कांग्रेस ने और गांधी जी ने इस वायलेंस को कंडेम किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी, वायलेंस भी कंडेम किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। लेकिन इस बार का क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त क्रांति जिसे आप कहते हैं, इस मायने में भी बहुत अलग माना जाता है कि कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार का रिक्वेस्ट आउटराइटली डिनाई कर दी किसी भी तरह से वायलेंस की जिम्मेदारी लेने की या वायलेंस को कंडेम करने की। तो इस बार कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास करके वायलेंस का कंडेमनेशन नहीं किया। ये बात बहुत उल्लेखनीय है। और गांधी जी से जब वाइसरॉय के द्वारा यह रिक्वेस्ट की गई कि आप वायलेंस को कंडेम करिए ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि जो वह कर रहे हैं वह गलत है, तो गांधी जी ने इस पर जवाब यह दिया कि यह अगर वायलेंस किसी तरह का है तो वह वायलेंस अंग्रेजी सरकार की तरफ से है, प्रशासन की ओर से है, और उसके जवाब में जो भी आया होगा वह वायलेंस के रूप में ही आया होगा। तो वायलेंस को मैं कंडेम यदि करता हूँ तो मैं हर वायलेंस का कंडेमनेशन कर रहा हूँ और उस वायलेंस का जनक सरकार है, प्रशासन है, तो मैं आपको कंडेम करता हूँ। और मैं इस पूरे इंसिडेंट की, इस पूरे इवेंट की जुडिशियल इंक्वायरी चाहता हूँ। तो गांधी जी के द्वारा ये जुडिशियल इंक्वायरी की मांग रखी। देखिए, 2 परिस्थितियों ने अंग्रेज़ों को बड़े पैमाने पर क्विट इंडिया मूवमेंट में साथ दे दिया था एक्सीडेंटली। वो साथ देने की पहली परिस्थिति ये थी कि क्योंकि जापान भारत की ओर तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा था, ऐसे में अंग्रेजी सरकार के पास बहुत अधिक मात्रा में सेना थी, फोर्स और मिलिट्री कंसंट्रेटेड थी, कंसोलिडेटेड थी जापान से निपटने के लिए, जिसे इस्तेमाल किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। तो ये पहला एडवांटेज था। और दूसरा एडवांटेज था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश, इंटरनेशनल मीडिया पूरी तरह से शामिल था इस समय युद्ध की कवरेज में। तो वर्ल्ड अपने लेवल पर इन्वॉल्व था वॉर कवरेज में। ऐसे में अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत में जितना भी दमन चक्र चलाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसे उतनी जगह नहीं दे पाया अपने कलमों में। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस बार सरकार पर कम था, सरकार को अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही नहीं थी, ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ उस लेवल पर काम नहीं कर पा रही थी। यह भी एक उनको फ़ायदा मिला, इसलिए इतना आउटराइट रिप्रेशन किया। तो यही कारण है कि गांधी जी ये जानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चीज़ उभर करके आनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को, यूनाइटेड नेशंस को यह दिखना चाहिए जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए यह युद्ध लड़ रहे हैं, सही मायने में नाजी और फांसीवादियों के खिलाफ, उन्हें दिखना चाहिए कि कैसे साम्राज्यवाद यानी कि इम्पीरियलिज्म भारत में इस नाजीवाद और फांसीवादी सोच पर कार्य करते हुए लोगों के ऊपर उपद्रव कर रहा है, प्रताड़ना ढा रहा है और उन्हें दबा रहा है, दमन चक्र चला रहा है। इसका बेस्ट आधार जुडिशियल इंक्वायरी ही हो सकता था कि आप एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाइए और उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसे साझा करिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस मांग को सिरे से नकार दिया और 1943 का समय है, फरवरी का महीना है। गांधी जी ने आह्वान दे दिया कि मैं 21 दिनों के फास्ट पे चला जाऊंगा यदि आपने यह नहीं किया तो। ऐसे में 1942 के एंड तक सभी सीक्रेट एजेंटों को दबा देने की वजह से, कांग्रेस रेडियो के भी पकड़ आ जाने की वजह से
बहुत बड़े लेवल पर रिप्रेशन की वजह से जो क्विट इंडिया मूवमेंट थमती नज़र आ रही थी, गांधी जी के फास्ट की खबर से वो क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत तीव्र हो गई। 1943 फरवरी का ये महीना है, गांधी जी ने जब उपवास रखने की, फास्ट की बात की, तो क्विट इंडिया मूवमेंट ने फिर से तीव्र गति पकड़ी और इसी तीव्र गति के साथ ये पूरे भारत भर में युवाओं के हाथ में कमान आते हुए फैल गई। दोबारा से ये फिर से फैल चुकी थी। ऐसे में ब्रिटिशर्स को वायलेंस का डर था। बहुत बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गांधी जी की इस फास्ट की खबर को लेकर के अंग्रेजी सरकार के ऊपर दबाव था। वायसरॉय लॉर्ड लिंगलिथगो के ऊपर लगातार दबाव था। कई लोकल यूनिट्स ने, स्टेट यूनिट्स ने, प्रोविंशियल यूनिट्स और लोकल यूनिट्स ने लगातार लेटर भेजे वायसरॉय को। लगातार डेमोन्स्ट्रेशंस हुए और प्रोटेस्ट हुए कि गांधी जी की सेहत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, वह बीमार हैं। ऐसे में यदि वह फास्ट रखते हैं तो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं, आप इन्हें छोड़िए। अंग्रेजी प्रशासन में भी इस बात का भय था कि यदि गांधी जी को कुछ हो गया तो समझिए रातों रात भारत से सुपड़ा साफ है अंग्रेजों का, क्योंकि फिर जो होगा भारत में उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रेशर था ब्रिटिशर्स पे कि गांधी जी को रिलीज़ किया जाए। मीडिया का प्रेशर है, लगातार लोकल पॉलिटिकल यूनिट्स का प्रेशर है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रेशर है, डेमोन्स्ट्रेटर्स का, वर्कर्स का प्रेशर है और आगा खान पैलेस के बाहर रोज़ जुटती हुई भीड़, तेज़ी से भीड़ जुड़ती ही चली जा रही है, लेकिन लॉर्ड लिंगलिथगो की सेहत पर कोई असर नहीं। ऐसे में एक इवेंट और बहुत उल्लेखनीय जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वाइसरॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, आपको पता था, जिसे एक तरह से उस समय केंद्र की सरकार मान सकते हैं आप। उसमें पिछले कुछ समय से ही भारतीयों को एंट्री दी जाती रही थी, कुछ कुछ करके, कुछ मने थोड़े थोड़े नंबर्स में, और वो भी वो लोग जो फेवरेबल थे। इसमें से 3 ऐसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे जिन्होंने इस बार गांधी जी की गिरती सेहत को देख करके रिज़ाइन दिया। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के आह्वान पर रिज़ाइन नहीं दिया। गांधी जी ने यह कहा भी था कि आपको मूवमेंट के साथ आकर के खड़े होना है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने जब आउटराइट रिप्रेशन किया है अंग्रेजों ने भारतीय क्विट इंडिया मूवमेंट का, इन्होंने तब रिज़ाइन नहीं किया, लेकिन इस बार इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। कारण यह बन जाता था कि यह नहीं चाहते थे कि इतिहास इन्हें सदा इस तौर पर देखे कि जिस वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये रहे हैं, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के निर्णय की वजह से गांधी जी को रिलीज़ नहीं किया गया था, और इसकी वजह से गांधी जी को के साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो तो इतिहास इन्हें माफ़ नहीं करेगा। इसकी वजह से MS आने, NR सरकार, HP मोदी, इन लोगों ने वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रेजिग्नेशन दिया। यह भी बड़ी घटना थी। तो वायसराय के ऊपर एक दबाव तो था। गांधी जी की सेहत लगातार गिरती जा रही है। वायसराय इस बात को लेकर के बिल्कुल भी नरम होने को तैयार नहीं। मैंने पहले ही लिंगलिथगो के बारे में आपको बताया कि वो स्टेटस को चाहता था, वो तो क्रिप्स मिशन के भी हित में नहीं था। वो यह मानता था कि कांग्रेस को जो हमने पहले अगस्त ऑफर कर दिया वो बहुत बड़ी बात है, यानी कि लिंगलिथगो की पर्सनल ईगो यहाँ पर खड़ी है, उसका पर्सनल एटीट्यूड यहाँ पर, एरोगेंस यहाँ पर खड़ा है कि उसका ऑफर स्वीकार क्यों नहीं किया गया अगस्त 8, 1940 को जो उसने दिया था। लेकिन फाइनली गांधी जी की गिरती सेहत को देख करके निर्णय लिया गया मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर कि गांधी जी को रिलीज़ किया जाए, और फिर गांधी जी आगा खान पैलेस से रिलीज़ किए गए उनकी गिरती हुई सेहत को देखते हुए। अब गांधी जी रिलीज़ हो चुके हैं, लेकिन मुद्दा क्या है? 1944 का समय है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक वहीं का वहीं खड़ा है। अंग्रेजी सरकार का गांधी जी पे दबाव है कि आप वापस बुला लीजिए इस क्विट इंडिया मूवमेंट को, लेकिन गांधी जी चाहते हैं कि आप कोई ना कोई हल दीजिए। मैंने वादा किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले कि इस बार किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आज़ादी मिलेगी और उससे कम कुछ नहीं। एक प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट फुल अथॉरिटी के साथ अभी इस्टेब्लिश होनी ज़रूरी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक यहाँ पर फिनिश होगा, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अंततः वायसरॉय इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था। गांधी जी कोई ना कोई हल इसका निकालना चाहते थे, और अब गांधी जी कुछ प्रयास करेंगे। उन प्रयासों के तहत हमें देखना होगा कि गांधी जी किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और किन किन लेवल पर पैक्ट लेकर के आते हैं। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को ओवर करने के लिए जो पहली चीज़ आ रही है वो C राजगोपालाचारी फॉर्मूला आएगा। देखिए, राजगोपालाचारी के बारे में मैं आपको कुछ जानकारियाँ दे देना चाहता हूँ। इसे राजाजी फॉर्मूला के तौर पर भी जाना जाता है। राजगोपालाचारी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, गांधी जी के बहुत ही क्लोज अलाय माने जाते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में भी राजगोपालाचारी ऐसा मानते थे कि कांग्रेस को ब्रिटिशर्स के वार एफर्ट्स में ब्रिटिशर्स का समर्थन करना चाहिए। ऑलवेज ये एक सॉफ्ट लाइन, एक सॉफ्ट अप्रोच इस्तेमाल करते रहे हैं, और ये ब्रिटिशर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। मोर ओवर लिबरल टेंडेंसी के माने गए हैं। ये कांग्रेस के भीतर ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
राजगोपालाचारी 1947 से 1948 तक ये बंगाल के गवर्नर रहे हैं। 1948 जून से 1950 26 जनवरी तक, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो गया, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं और भारत के पहले, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत ऑल इन ऑल के आखिरी गवर्नर जनरल माउंटबेटन के बाद, और आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल, क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। ये दो फैक्ट कई बारी अलट पलट के आते हैं, तो टेंशन नहीं लेना। और तीसरी बात, पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल बने, यह भी पूछा जाता है। तो यह 1948 जून से 1950 26 जनवरी तक गवर्नर जनरल की पोजीशन पर रहे हैं। 1951 से 1952 तक ये यूनियन होम मिनिस्टर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ के बाद। 1952 से 1954 तक ये मद्रास के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। 1960 और 1970 में जो चुनाव हुए हैं भारत में, वह इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं। क्यों? क्योंकि 1960s के अराउंड इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के प्रोफेसर NG रंगा के साथ मिलकर के स्वतंत्र पार्टी बना ली थी मद्रास की। तो स्वतंत्र पार्टी के सानिध्य में इन्होंने चुनाव लड़े हैं और ये कांग्रेस के खिलाफ भी रहे हैं, इस बात को भी आपको समझना है। तो ये तो हो गया राजगोपालाचारी का बड़ी शख्सियत, राजा जी के तौर पर इन्हें जाना जाता था। अब इनके द्वारा फॉर्मूला दिया जाएगा। गांधी जी का इनको पूर्ण समर्थन है और यह कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम लीग की जो टू नेशन थ्योरी है वो एक तरफ, और कांग्रेस की जो इस समय इंडिपेंडेंस की डिमांड है वो एक तरफ। सही मायने में अगर आपको याद हो तो लॉर्ड लिंगलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को जो ऑफ़र दिया गया था, उसमें ये बात पहले ही क्लियर कर दी गई थी कि भविष्य में किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और प्रोग्रेस तब होगा जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक साथ आएगी। गांधी जी को और राजगोपालाचारी को इस समय यह क्लियर है कि जब तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ नहीं आती, भारत की संवैधानिक समस्या का हल नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए कोई बीच की ग्राउंड तो निकालनी ज़रूरी है। इसी के लिए मार्च 1944 में राजगोपालाचारी अपना फॉर्मूला लेकर के आएंगे। फॉर्मूला क्या है वो अभी समझ आ जाएगा। मार्च 1944 के अराउंड इनको बैलेंस बिठाना है किस चीज़ के बीच में, इनको मुस्लिम लीग को और इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्लोज लेकर के आना है, कॉम्प्रोमाइज़ कराना है। क्लोज किस बात पे लेकर के आना है कि मुस्लिम लीग अड़ी हुई है इस बात पे कि टू नेशन थ्योरी को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया जाए। और इस समय कांग्रेस ये कह रही है कि पहले अंग्रेज़ों से भारत मुक्त कराया जाए, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाए, एक नेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए, उसके बाद की बातें बाद में देखेंगे। तो इसके बीच का ग्राउंड निकालना ज़रूरी है। ऐसे में राजगोपालाचारी अपना फॉर्मूला तैयार करते हैं और फॉर्मूला यहाँ पर क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत यूनिक फार्मूला है, ध्यान से समझिए। राजगोपालाचारी यह कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ यह है कि मुस्लिम लीग इस वक्त कांग्रेस का समर्थन करे इंडिपेंडेंस की लड़ाई में। तो इंडिपेंडेंस में कांग्रेस का समर्थन करे मुस्लिम लीग, ये बात क्लियर हो गई। तो मुस्लिम लीग विल सपोर्ट द कांग्रेस इन इंडिपेंडेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, मुस्लिम लीग इस समय कांग्रेस का समर्थन करे एक नेशनल अंतरिम गवर्नमेंट बनाने में। तो एक अंतरिम गवर्नमेंट अभी बनेगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में मुस्लिम लीग कांग्रेस का समर्थन करे, ये दूसरी चीज़। अब ऐसे में मुस्लिम लीग को क्या मिलेगा? कांग्रेस की इंडिपेंडेंस की लड़ाई में आप आ जाइए, अंतरिम गवर्नमेंट बनेगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, नेशनल प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट, आप उसमें समर्थन दीजिए, आप आ जाइए। तो मुस्लिम लीग को क्या मिलेगा? जब युद्ध ख़त्म हो जाएगा, जब वॉर ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद एक कमीशन बनेगा। वो कमीशन नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं उनकी कॉन्टिग्यूअस टेरिटरी का डिमार्केशन किया जाएगा उस कमीशन के द्वारा, जहाँ पर एब्सोल्यूट मुस्लिम मेजॉरिटी है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एब्सोल्यूट मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ का वो कमीशन डिमार्केशन करेगा, कॉन्टिग्यूअस एरियाज़ फाइंड आउट करेगा, और उसके बाद फिर उन टेरिटरीज़ में सारी पॉपुलेशन को इंक्लूड करके प्लेबिसाइट कराया जाएगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर
प्लेबिसाइट होगा और सभी पार्टीज़ को और पॉलिटिकल लीडर्स को वोटर के सामने पार्टीशन को लेकर के अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने की आज़ादी होगी। वो अपना व्यू रखेंगे कि वो इस पार्टीशन को लेकर के क्या समझते हैं, इसके क्या आउटकम आ सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके क्या प्रोज और क्या कॉन्स हैं। इसके बाद वोटर इन व्यूज़ को, इन ओपिनियंस को सुनने समझने के बाद प्लेबिसाइट में, रेफरेंडम में पार्टिसिपेट करेगा कि वह इस टेरिटरी को अलग चाहता है या भारतीय यूनियन के साथ चाहता है। तो ये होगा। अब अल्टीमेटली इसमें अगली चीज़ उन्होंने ये कही कि यह सारा का सारा हमारा राजगोपालाचारी फॉर्मूला प्रभावित तब होगा जब पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट फुल गवर्नमेंट कंट्रोल इंडियंस को दे देगी। जब वो हमें पूरा फुल गवर्नमेंट कंट्रोल दे देगी तब ये प्रभावित होगा। अब इस तरह से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन में प्लेबिसाइट का जिक्र कर दिया। प्लेबिसाइट का जिक्र कर दिया, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रभावी होगा जब फुल गवर्नमेंट कंट्रोल मिल जाएगा युद्ध खत्म होने के बाद। और इम्पॉर्टेंट शर्त क्या है मुस्लिम लीग के सामने कि जब अब ये करा दिया जाएगा प्लेबिसाइट तो आप अभी के लिए अपनी पाकिस्तान की डिमांड को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान वाली डिमांड आप छोड़ दीजिए। ये आपको क्लियर हो गया। नेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे अपन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर। इंडिपेंडेंस के लिए आप हमारे स्वर के साथ स्वर मिलाइए ताकि हम अंग्रेज़ों पर दबाव बनाएं। वर्ल्ड वार 2 चल रही है, हम आज़ादी प्राप्त करें। आपके अधिकारों का हम सम्मान करते हैं और हम आपको यह कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के लिए कमीशन फॉर्म होगा वर्ल्ड वार 2 के बाद, और फिर वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया का कॉन्टिग्यूअस मैप डिमार्केट करके, बॉर्डर टेरिटरी डिमार्केट करके बना देगा। फिर सभी लोग उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर वोटिंग करेंगे प्लेबिसाइट के लिए कि आना है साथ या अलग हो जाना है। इसके लिए नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को वहाँ पर अपने विचार रखने की आज़ादी रहेगी। ये सारा करार पैक्ट प्रभावी तब माना जाएगा जब ब्रिटिशर्स फुल गवर्नमेंट कंट्रोल हैंडओवर कर देंगे भारतीयों को। इस तरह से अपन काम करेंगे। मार्च 1944 में यह फार्मूला राजगोपालाचारी ने दे दिया, जिसे राजाजी फार्मूला भी कहते हैं। अब इसके आधार पर महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में डिस्कशंस होनी थी। 9 सितंबर 1944 से 27 सितंबर 1944 तक बॉम्बे में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में लगातार डिस्कशंस चली हैं। इन डिस्कशंस के नतीजे कुछ इस तरह से निकल कर के आए हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी से ये कहा कि आप राजगोपालाचारी फार्मूला पर मुझे और विस्तार से समझाइए। तो गांधी जी ने उन्हें जवाब दिया कि यह कुछ नहीं है, ये आपके मार्च 1940 का जो लाहौर रेजोल्यूशन था, जिसमें आपने अपने लिए ऑटोनॉमी मांगी थी कि आपकी जो प्रोविंसेस, जो टेरिटरीज़ हैं, उन्हें ऑटोनॉमस रीजन में कार्व आउट किया जाए, ये उसी का फॉर्मूला है। हमने आपको वही दिया, राजगोपालाचारी ने वही दिया। तो यहाँ पर अब जिन्ना ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी वो नहीं है। राजगोपालाचारी ने म्यूटिलेट किया है 1940 के मार्च लाहौर रेजोल्यूशन हमारा जो हमने लिया था, उन्होंने हमें मॉथ ईटिंग टेरिटरी प्रोवाइड कर दी है यहाँ पर। दैट इज़ नॉट द करेक्ट। उन्होंने बदल के रख दी सारी चीज़ें। तो उनकी ऑब्जेक्शंस क्या क्या थी, वो ऑब्जेक्शन समझनी जरूरी है। सबसे पहली उनकी ऑब्जेक्शन ये थी जिसमें उन्होंने गांधी जी को कहा कि पहले तो आप यह रिकॉग्नाइज करिए कि इंडिया में 2 नेशन एग्जिस्ट करते हैं, एक हिंदू नेशन, एक मुस्लिम नेशन। इसके बेसिस पर आप 2 नेशन थ्योरी को रिकॉग्नाइज करिए पहले तो, ये फर्स्ट चीज़। और दूसरी चीज़, जब ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो आप एक बात का जवाब दीजिए कि जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आप कमीशन के बेसिस पर टेरिटरी डिमार्केट करेंगे, वहाँ पर जो वोटिंग होगी, उस वोटिंग में मुस्लिम्स के अलावा बाकी लोग शिरकत क्यों करेंगे? मुस्लिम के अलावा जो और सेगमेंट वहाँ रह रहे हैं वो वोट क्यों करेंगे? वो नहीं वोट कर सकते। ये इनकी दूसरी आपत्ति थी। तीसरी आपत्ति इनकी यहाँ से जन्म लेती है कि राजगोपालाचारी फार्मूला में एक बात और कही गई थी कि अगर अब ये सब एग्जिस्टेंस में आ जाएगा तो हम इंडिया और पाकिस्तान के लिए कॉमन सेंटर बनाएंगे।
कॉमन सेंटर ऑफ ऑपरेशन किसके तहत हम अग्रीमेंट करेंगे, जॉइंट एग्रीमेंट फॉर व्हाट, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स। कॉमर्स के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स, फॉर द कम्युनिकेशन रेल, रोड, telecommunication line, everything, and for the defense. So we will form a joint center by having a joint agreement for these three activities, defense, communication and commerce. ये कहा गया उस समय में, ताकि कोई भी विदेशी ताकत इन दोनों में से किसी एक को कभी भी प्लेयर ना बना ले, दूसरे को कमज़ोर करने के लिए इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेकर के, क्योंकि इतनी कॉन्टिगुअस होंगी टेरिटरीज़, इंडिया के कॉन्टिगुअस ही होगी वो टेरिटरीज़। ऐसे में नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में अगर मान लीजिए रेफरेंडम हो गया और उसके तहत उन्होंने सेपरेट होना मान लिया, तो बीच में ये सारा भारत है और इन दोनों की कनेक्टिविटी डिपेंड करती है भारत पर ही। यहाँ पर इन दोनों की सुरक्षा भी डिपेंड कर जाएगी। तो कॉमर्स की बात करें, चाहे कम्युनिकेशन की बात करें, डिफेंस की, भारत भी स्टेक पे है। उसके ईस्ट में इधर चाइना है, उसके वेस्ट में उधर अदर सेंट्रल एशियन USSR है, बाकी कंट्रीज़ हैं। तो भारत की भी सिक्योरिटी चैलेंज में आ सकती थी। तो कभी भी ये इश्यूज़ ना क्रिएट हो जाएं कि कोई विदेशी ताकत या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट पावर हमारा उपयोग एक दूसरे के विरुद्ध कर लें। इसलिए जो बहुत ही कोर एस्पेक्ट हैं ऑफ डिफेंस, कमर्श, कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स का हम एक जॉइंट एग्रीमेंट करके कॉमन सेंटर रखेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना को यह स्वीकार कभी भी नहीं था कि कभी भी कॉमन सेंटर नहीं रखा जाएगा। दोनों देशों की इंडिविजुअल डिफेंस होगी, इसी से उनकी सोवरेनिटी अपनी होगी। अगर इस तरह से कॉमन सेंटर रखा गया तो कभी भी इतने बड़े साइज़ के भारत के सामने उन ऑटोनोमस टेरिटरीज़ को ओवरपावर किया जा सकता है। तो ये तो मैं कभी भी अलाउ नहीं करूँगा। तो ऐसे में उन्हें आपत्ति थी कि क्यों अभी भी कांग्रेस टू नेशन थ्योरी को रिकॉग्नाइज नहीं करती, क्यों उन टेरिटरीज़ में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी होगी वहाँ पर जब उनके अलग होने या साथ आने का, भारत के साथ आने का प्लेबिसाइट होगा, उसमें क्यों बाकी लोग भी शामिल होंगे नॉन मुस्लिम, और क्यों कॉमन सेंटर बनाएंगे। तो उन्होंने इसकी खिलाफत की। तो गांधी ने उनको कहा कि पहली बात तो ये सुन लो कि काम सिद्धांत पे होते हैं। किसी भी तरह के पाकिस्तान को मैं मान्यता नहीं देता, किसी भी तरह से भारत के टुकड़े हों ये भी नहीं मैं मानता, लेकिन सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार को मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसे में यदि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट रीजन में जहाँ पर